दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राज्य की कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहले प्रश्न पर आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है। तो संविधान के भाग 6 को, जिसमें अनुच्छेद 52 से 152 से अनुच्छेद 237 हैं, इनको राज्य का संविधान कहा जाता है। भारत यानी इंडिया कुल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है और संविधान के तहत संघ, राज्य और संघ शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था जो है, इसमें अलग अलग प्रावधान किया गया है। संघ की शासन व्यवस्था के बारे में प्रावधान संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक किया गया है, जो पूरे भारत पर लागू होता है। और राज्यों की शासन व्यवस्था का प्रावधान भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 में किया गया है। तो याद रखिएगा, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों के बारे में उपबंध किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघ शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो ये भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक जो है, ये इसमें आप जान लीजिए कि भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 में संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं। तो अनुच्छेद 371 में। याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 में किए गए हैं। इसके अलावा आप 370 अनुच्छेद 370 को आप जानते होंगे कि जम्मू और कश्मीर जो है राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया था, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश प्रवर्तन में आ गए हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो 371(6) के तहत। और देखिए, राज्य की कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि राज्य की कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 153 में परंतु जोड़कर ये प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। और आप जानते हैं, भारत में संघ के समान राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक और राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य के सभी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करता है। और राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति संवैधानिक रूप से राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन वास्तविक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अब आइए राज्यपाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो प्रावधान हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों, जो हमारे संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति थी, इसने ये सुझाव दिया था कि राज्यपाल यानी गवर्नर को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए, लेकिन संविधान सभा में इस पर आम सहमति नहीं थी। टी कृष्णमाचारी, जीवी पंत और बीजी खेर आदि निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में नहीं थे। वहीं डॉक्टर अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि मनोनीत राज्यपाल चाहते थे। संविधान सभा ने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए
राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति को अपनाया और राज्यपाल के निर्वाचन की पद्धति को न अपनाए जाने के जो कारण दिए गए थे उसमें ये कहा गया कि राज्यों में भी संघ के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए राज्यपाल को संसदीय शासन प्रणाली के अधीन कार्य करना था और एक निर्वाचित राज्यपाल तथा संसदीय शासन प्रणाली मेल नहीं खा रहे थे। दूसरा कारण ये था कि राज्यपाल का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने पर मुख्यमंत्री से मतभेद और संघर्ष की संभावना अधिक थी। अगर राज्यपाल निर्वाचित होते तो निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मान सकता और कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों को ग्रहण कर सकता था और राज्य का संवैधानिक प्रमुख न रहकर वो वास्तविक प्रधान बन सकता था। तीसरा कारण ये है कि राज्यपाल के निर्वाचन का ये तात्पर्य होता कि एक और निर्वाचन जो किसी प्रमुख राजनीतिक मुद्दे पर न लड़ा जाकर बिल्कुल व्यक्तिगत मुद्दे पर लड़ा जाता, इसमें कष्ट और व्यय की तुलना में लाभ कुछ भी नहीं था। इसके अलावा संविधान निर्माता राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के निर्वाचन की पद्धति को भी नहीं स्वीकार करना चाहते थे, क्योंकि इसमें राज्यपाल राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना बन सकता था और साथ ही साथ राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में राज्य में संघीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यपाल राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता, न कि संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। और निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में जो एक और महत्वपूर्ण तर्क दिया जाता है कि राज्य में राज्यपाल की जो है भूमिका स्वतंत्र और निष्पक्ष, मध्यस्थ और निर्णायक की है। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वतंत्र और निष्पक्ष न रहकर दलबंदी और गुटबंदी का शिकार हो सकता था, इसलिए संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल की जगह पर मनोनीत राज्यपाल को प्रमुखता दी थी। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। राज्यपाल पद के लिए कौन सी 2 योग्यताएं दी गई हैं? पहला कि वो भारत का नागरिक हो और दूसरे वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगला प्रश्न है, आप देखिए कि अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए आवश्यक अन्य कौन कौन सी शर्तें दी गई हैं? तो राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद धारित नहीं करेगा। तो राज्यपाल पद के लिए आवश्यक अन्य शर्तों में राज्यपाल संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और कोई लाभ का पद धारित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 156 में दी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि राज्यपाल सामान्यतया अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक कार्य करता है? तो ये 5 वर्ष तक, नियुक्ति तिथि से पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक वो पद धारण करता है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल को कौन 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भी उसके पद से हटा सकता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। और संसद को या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल को हटाने के संबंध में कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में जो अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, वर्तमान में राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस निधि से दिया जाता है? तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यानी राज्य की संचित निधि पर राज्यपाल के वेतन और भत्ते भारित होते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ जो रिलेटेड स्टेट है उसके राज्य के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस राज्यपाल को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। अगला है, संविधान के अनुसार अपने आचरण के लिए राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति। और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो यदि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न हो तो उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा किस संविधान संशोधन के माध्यम से विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति के मनोनयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है? तो ये है 104वां संविधान संशोधन,
25 जनवरी 2020 से राज्य विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य के मनोनयन की व्यवस्था समाप्त हो गई है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग के सदस्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और देखिए, किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यपाल विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करते हैं? तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यपाल विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, राज्य विधानमंडल का समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार राज्यपाल को है, अनुच्छेद 174 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन की एक सत्र या एक सेशन की अंतिम बैठक और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के मध्य कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो ये जैसे लोकसभा के लिए है वैसे राज्य विधानसभाओं के लिए भी है, ये 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए, जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के समक्ष कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं? तो राज्यपाल के समक्ष विकल्प जो हो सकते हैं वो विधेयक को अनुमति दे सकता है, उस पर अनुमति रोक सकता है, तीसरा विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ये जो है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो विधेयक हैं उनके संबंध में राज्यपाल के पास इतने विकल्प होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता? तो ये है मनी बिल या धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसे पुनर्विचार के लिए राज्यपाल वापस नहीं कर सकते हैं। अगला आइए देखते हैं राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका क्रम। तो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। ये किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। विधु भूषण मलिक कार्यवाहक रहे हैं, 3 मार्च 1949 से 1 मई 1949 से। होरमसजी परोशो मोदी यानी HP मोदी, ये 2 मई 1949 से 1 जून 1952 तक। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, 2 जून 1952 से 9 जून 1957। VV गिरी, 10 जून 1957 से 30 जून 1960। डॉक्टर B रामकृष्ण राय, 1 जुलाई 1960 से 15 अप्रैल 1962। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपालों में श्री विश्वनाथ दास, 16 अप्रैल 1962 से 30 अप्रैल 1967। डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी, 1 मई 1967 से 30 जून 1972। शशिकांत वर्मा कार्यवाहक राज्यपाल, 1 जुलाई 1972 से 13 नवंबर 1972 तक। अकबर अली खान, 13 नवंबर 1972 से 24 अक्टूबर 1974। डॉक्टर मधु चिन्ना रेड्डी, 25 अक्टूबर 1974 से 1 अक्टूबर 1977। गणपत राव देवजी तपासे, 2 अक्टूबर 1977 से 27 फरवरी 1980। चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह, 28 फरवरी 1980 से 31 मार्च 1985। मोहम्मद उस्मान आरिफ, 1985, 31 मार्च 1985 से 11 फरवरी 1990। इसके अलावा B सत्यनारायण रेड्डी, 12 फरवरी 1990 से 25 मई 1993 तक। देखिए, मोतीलाल बोहरा, ये 25 मई 1993 से 3 मई 1996 तक। मोहम्मद शफी कुरैशी, 3 मई 1996 से 19 जुलाई 1996 तक। रोमेश भंडारी, 19 जुलाई 1996 से 17 मार्च 1998। मोहम्मद शफी कुरैशी, 17 मार्च 1998 से 19 अप्रैल 1998। सूरज भान, ये 20 अप्रैल 1998 से 23 नवंबर सन 2000 तक। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अगले राज्यपाल के क्रम में विष्णुकांत शास्त्री, 26 नवंबर 2000 से 3 जुलाई 2004 तक। TB राजेश्वर, ये 3 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2009 तक रहे हैं। BL जोशी, 28 जुलाई 2009 से 23 जून 2014 तक। डॉक्टर अजीज़ कुरैशी, 23 जून 2014 से 22 जुलाई 2014। श्री राम नाइक, 22 जुलाई 2014 से
29 जुलाई 2019 और देखिए श्रीमती आनंदीबेन पटेल 29 जुलाई 2019 से अब तक इस पद पर बनी हुई हैं। देखिए दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कि श्रीमती सरोजनी नायडू न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। श्रीमती सरोजनी नायडू का कहना है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की तरह है। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल 1965 के पूर्व सदर ए रियासत पद नाम से जाना जाता था और 1970 में राष्ट्रपति द्वारा भगवान सहाय समिति का गठन राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। भगवान सहाय समिति का गठन राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल से संबंध निश्चित करने के लिए किया गया था और भारत में सबसे पहले 1980 में तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किस प्रकार के विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करने के लिए बाध्य है। तो उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने वाले विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करते हैं। इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है कि राज्य विधानमंडल के किसी सदन के किसी सदस्य की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं और ये निर्वाचन आयोग की राय से और दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निर्योग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन के प्रश्न का निर्णय सभापति या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लेकिन राज्य विधानमंडल के किसी सदन के किसी सदस्य की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सहमति से करते हैं। अगला है राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है, तो अनुच्छेद 213 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को और 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल कब अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो पहला विधानसभा यानी विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदन जब सत्र में न हो और दूसरा राज्यपाल की राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो, ऐसी दशा में राज्यपाल जो हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के कितने दिनों के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन न होने पर वो समाप्त हो जाता है, तो ये 6 सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की गई है। यानी विधानमंडल का सत्र आरंभ करने के 6 सप्ताह के भीतर यदि अध्यादेश का अनुमोदन नहीं होता है तो वो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है, तो अनुच्छेद 161 के तहत और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किन विषयों के संबंध में है, तो जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है केवल उन्हीं विषयों तक राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का विस्तार है। अगला प्रश्न है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के लिए किसका अनुमोदन 6 सप्ताह के भीतर आवश्यक है, तो राज्य विधानमंडल का अनुमोदन 6 सप्ताह के भीतर आवश्यक है, अन्यथा उसका जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है किसी राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति यानी चांसलर कौन होता है, तो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति जो है वो राज्य के राज्यपाल होते हैं। अब देखिए कि किस अनुच्छेद के तहत ये उपबंधित है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं, तो ये है अनुच्छेद 200 यानी 200। राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस करने का अधिकार देता है, तो ये अनुच्छेद 200। और एक और प्रश्न है कि संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, किंतु वास्तविक रूप से जो शक्ति है इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, तो जैसे संविधान जो है हमारे संविधान में संघ के लिए जो उपबंध है वही राज्यों के लिए भी हैं। संविधान के अनुसार जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होने के बावजूद वास्तविक रूप में इनका प्रयोग राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 163 में।
राज्य मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद में एक तो मुख्यमंत्री और अन्य सभी मंत्रीगण ये राज्य मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। अगला है दोस्तों, देखिए, सामान्यतया विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। कब वह अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं? तो अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं कब? जब विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या बहुमत प्राप्त दल या दलों के संगठन का कोई निश्चित नेता न हो। ऐसे दशा में राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को निश्चित किया गया है? तो ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को निश्चित किया गया है। तो देखिए, 91वें संविधान संशोधन के बाद किसी राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी हो सकती है? तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% ही हो सकती है। और ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि पहले मंत्रियों को मंत्रियों के जो पद होते थे वो रेवड़ी की तरह बांटे जाते थे और जो भी छोटे छोटे क्षेत्रीय दल थे उनके नेताओं को आपस में जोड़कर उनको मंत्रीपद का लालच देकर अपने दल में शामिल कर लिया जाता था। तो 91वें संविधान संशोधन के बाद ये व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो मुख्यमंत्री सहित कुल सदस्य संख्या का केवल 15% ही हो सकता है। अब आइए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में, उनका क्रम और कार्यकाल। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जीबी पंत रहे हैं 1 अप्रैल 1947 से 28 दिसंबर 1954 तक। दूसरे डॉक्टर संपूर्णानंद 28 दिसंबर 1954 से 7 दिसंबर 1960 तक। चंद्रभानु गुप्त 7 दिसंबर 1960 से 2 अक्टूबर 1963 तक। श्रीमती सुचेता कृपलानी 2 अक्टूबर 1963 से 14 मार्च 1967 तक। और श्रीमती सुचेता कृपलानी किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक था। उसके बाद पुनः चंद्रभानु गुप्त बने 26 फरवरी 1969 से 17 फरवरी 1970 तक। फिर चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल रहा 17 फरवरी 1970 से 2 अक्टूबर 1970 तक। पुनः राष्ट्रपति शासन 2 अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक लगा रहा। इसके बाद त्रिभुवन नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 18 अक्टूबर 1970 से 4 अप्रैल 1971 तक। कमलापति त्रिपाठी का कार्यकाल 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक था। पुनः देखिए, राष्ट्रपति शासन 12 जून 1973 से 8 नवंबर 1973 तक था। हेमवती नंदन बहुगुणा बने मुख्यमंत्री, ये 8 नवंबर 1973 से 30 नवंबर 1975 तक। पुनः राष्ट्रपति शासन 30 नवंबर 1975 से 21 जनवरी 1976 तक था। नारायण दत्त तिवारी देखिए, ये बने मुख्यमंत्री 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 तक। फिर राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 तक था। राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने 23 जून 1977 से 28 फरवरी 1979 तक। बनारसी दास 28 फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980 तक। राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक था। इसके अलावा देखिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 9 जून 1980 से 19 जून 1982 तक थे। श्रीपति मिश्र 19 जून 1982 से 3 अगस्त 1984 तक। फिर से देखिए, नारायण दत्त तिवारी का कार्यकाल आता है 3 अगस्त 1984 से 24 सितंबर 1985। वीर बहादुर सिंह 24 सितंबर 1985 से 25 जून 1988 तक रहे। नारायण दत्त तिवारी का तीसरा कार्यकाल है 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989। मुलायम सिंह यादव 5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक प्रथम कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रहे। पुनः कल्याण सिंह बने 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक। उसके बाद राष्ट्रपति शासन रहा 6 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक। और मुलायम सिंह यादव फिर से देखिए
दूसरे कार्यकाल के लिए 4 दिसंबर 1993 से 5 जून 1995 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। सुश्री मायावती पहली बार 3 जून 1995 से 17 अक्टूबर 1995 तक मुख्यमंत्री रही। उसके बाद राष्ट्रपति शासन 18 अक्टूबर 1995 से 17 अक्टूबर 1996 तक, फिर से राष्ट्रपति शासन 17 अक्टूबर 1996 से 21 मार्च 1997 तक था। सुश्री मायावती दूसरे कार्यकाल के लिए बनी, यहाँ पर आप देखिए 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक। कल्याण सिंह फिर से मुख्यमंत्री बने 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक। फिर राम प्रकाश गुप्त आए 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक। राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002 तक। फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। सुश्री मायावती देखिए तीसरे कार्यकाल के लिए 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक मुख्यमंत्री रहीं। फिर मुलायम सिंह यादव बने 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक। सुश्री मायावती चौथे कार्यकाल के लिए आप देखिए मुख्यमंत्री बनी 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012 तक। अखिलेश यादव 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक सीएम बने और योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 1917 से 25 मार्च देखिए 25 मार्च 2022 तक पहले कार्यकाल के लिए, और सेकंड कार्यकाल के लिए ये 25 मार्च 22 से वर्तमान तक, 25 मार्च 2022 से वर्तमान तक कंटिन्यू हैं। और योगी आदित्यनाथ ये सबसे अधिक समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ के पास आ गया है। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारत के किसी राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती थी। और भारत में सर्वाधिक समय तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री पद संभालने वाले व्यक्ति पवन चामलिंग हैं, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 37 वर्ष के पश्चात ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ग्रहण किया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।